चलिए, ओके, डन। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नैना अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका एप्लीकेशन वाली क्लास में। तो कैसे सभी आप बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो रात को तो अपन मिल के गए और ये देखो सुबह सुबह मैडम फिर से हाजिर हो गई। ठीक है, तो देख लेती हूँ कौन कौन से विद्यार्थी है। चंद्रभान गिरी, पूजा कुमावत, गौरव शर्मा, गिरधारी सिंह, महावीर जाट। राम राम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालो और सीधा ही लिखना स्टार्ट करो। हमारा चैप्टर कौन सा रहने वाला है? तो भाई जनरल साइंस हम आपको पढ़ाते ही हैं, अब तो आपको क्या ही बताएं हम। ठीक है, चलो, और चैप्टर का नाम लिखेगा अपशिष्ट प्रबंधन। जी हाँ, अपशिष्ट प्रबंधन, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, है ना। जिसका जैसे एक गाना सुना होगा ना, जिसका हमें था इंतज़ार। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन वाला चैप्टर आज अपन स्टार्ट करते हैं। और अपशिष्ट क्या होता है पहले वहाँ से पढ़ना हम शुरू करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो लिखेगा यहाँ पर सबसे पहले अपशिष्ट प्रबंधन, हेडिंग डालते हैं अपन। ठीक है, चलो, एक बच्चा कह रहा है मैडम आज आपके गले को क्या हो गया है ना, ऐसे कैसे बोल रही हो आप? तो भाई गला बैठ गया है। ठीक है, बैठ चुका है गला मेरा। लिख लीजिएगा अपशिष्ट प्रबंधन। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट लिख दो। देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर मतलब मैं कह सकती हूँ कुछ एक अलग ही प्रकार का चैप्टर है। ठीक है, कुछ अलग ही प्रकार का चैप्टर। मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि पशु परिचर में पहली बार जुड़ा था और वहाँ पर क्वेश्चन इस पर आया था। ठीक है, और इसके अलावा इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक और एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, उस एग्ज़ाम का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद वो एलडीसी का पेपर था, पता नहीं कौन सा पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, अपन उसी पर पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना अपशिष्ट प्रबंधन, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि आखिरकार अपशिष्ट होता क्या है और इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो देखो, हम बात करते हैं कि अपशिष्ट क्या होता है। तो किसी भी प्रक्रिया के बाद में बचा हुआ जो अवशेष होता है, जो अनुपयोगी भाग होता है, उसको हम अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया के बाद में जो कुछ भी बचता है, ठीक है, जो कुछ भी बचता है मतलब जो काम का नहीं होता है, अनुपयोगी होता है, उसको अपन अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको तुम सामान्य लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कचरा बोल लेते हो। ठीक है, तो आ जाओ, मैं उसी को लिखना शुरू करती हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि मैडम आज आपकी आवाज़ एक बिहार की कोई लड़की है, मनीषा रानी जैसा लग रहा है। अच्छा, मनीषा रानी जैसा मेरा आवाज़ लग रहा है, तो उसका आवाज़ ऐसा है क्या भाई? बैठी हुई आवाज़ में बोलती है क्या? ठीक बोलती है बेचारी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, देख लीजिएगा। लिखो यहाँ पे कि अपशिष्ट प्रबंधन में आपने लिखना क्या है। सबसे पहले लिखो अपशिष्ट। लिखिए किसी भी प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया के बाद बचा अनुपयोगी अवशेषी भाग अपशिष्ट कहलाता है। लिख देना, क्या कहलाता है भाई? अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रक्रिया की और इस प्रक्रिया के बाद में जो अनुपयोगी अवशेषी भाग बचता है, उसको बेटा अपन वेस्ट यानी कि अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, लिख दो कि किसी भी प्रक्रिया के बाद बचा हुआ जो अनुपयोगी अवशेषी भाग होता है, उसको हम अपशिष्ट कहते हैं। अब बात करेंगे कि भाई अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसी विधियाँ जिनकी सहायता से आसानी से हम इस अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन कर सकते हैं, उसे हम अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा भाई कि अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या है। तो मैडम ये क्या लिखा रही हो? तो मैम कहेगी बेटा परिभाषा तो छापनी पड़ेगी, आपकी किताब बोल रही है तो अपन को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या है। तो लिखिएगा ऐसी विधियाँ जिनकी सहायता से आसानी से अपशिष्ट का
अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन हो सकता हो, समुचित प्रबंधन होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अपशिष्ट प्रबंधन बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भाई जो अपशिष्ट है, ये अपशिष्ट आखिरकार होता कितने प्रकार का है। तो देखो निम्नीकरण के हिसाब से, है ना, डीकम्पोजिशन के हिसाब से जो अपशिष्ट है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है निम्नीकृत अपशिष्ट और दूसरा होता है अनिम्नीकृत अपशिष्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैडम आप इसी आवाज़ में रोज़ पढ़ाया करो, आपका आवाज़ आज बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई अशोक, मेरा गला पूरा ख़राब होया हुआ है। आप बच्चों के हाथ में हो तो आप मुझे श्राप दे दो ऐसे गले का, ठीक है। दर्द हो रहा है मुझे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे कितने मतलब इनसेंसिटिव बच्चे हैं भाई, क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या ही बातें, इनके लेवल देखो आप, गजब की बातें करते हैं भाई, ठीक है। चलो लिखो, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा अपशिष्ट के प्रकार। मजे आ रहे बच्चों को कि मैम अच्छा है आज आपकी आवाज़ खराब है ना। लिखो अपशिष्ट के प्रकार, और लिखो अपशिष्ट के प्रकार दो होते हैं, दो। और ये दो किस हिसाब से होते हैं? तो निम्नीकरण के हिसाब से, ठीक है। लिख लीजिएगा भाई, लिखो कि निम्नीकरण यानी डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन के आधार पर, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? ये अपशिष्ट की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस लिहाज पर कर रहे हैं? तो निम्नीकरण के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नीतीश कुमार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है मैम। अच्छा हुआ सेनोरिटा नहीं लिखा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चले हाँ आगे बढ़ो। एक बच्चा कह रहा मैम कल तो आपका गला एकदम सही था, आज खराब कैसे हो गया? अरे भाई ये जिंदगी है, इसमें अगले पल का भी पता नहीं चलता। तो ये तो फिर भी एक दिन की बात हो गई है ना, काफ़ी घंटों की बात हो गई है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो क्या आगे। आज सुबह हमारी 7 o'clock क्लास थी, ठीक है, लेकिन हमारा गला पूरा बर्बाद होया हुआ था, तो हमसे बोला ही नहीं गया, तो 7 बजे की क्लास हमने फिर कैंसिल करानी पड़ी। अब 8:30 की क्लास आपकी कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि आपका कोर्स कराना हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, ठीक है। अन्यथा शायद मैं आपकी क्लास क्या करती भाई, कैंसिल करवा देती, ठीक है। चलो हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैम आप तो कभी भी ठीक नहीं रहती, है ना, आप तो कभी ठीक नहीं रहती। अरे ऐसा कुछ नहीं है रे भाई, अगर मैं कभी ठीक नहीं रहती तो तुम मुझसे इतने लंबे समय से पढ़ कैसे रहे हो? है इतना सिलेबस तुम्हारा कैसे करा दिया मैंने, है। बातें देखो, ये बातें सुनो इनकी आप बस। लिखो यहाँ पे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल या जैव अपघटनी अपशिष्ट, ठीक है। लिखिएगा निम्नीकरण के हिसाब से कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर पर लिखिएगा, लिखिए जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, या इसको आप बोल सकते हो बायोडिग्रेडेबल या जैव अपघटनी अपशिष्ट, जैव अपघटनी अपशिष्ट, ठीक है। लिख लो, पहला तो यही है। चलो आगे, अब बात करते हैं कि मैम दूसरा कौन सा होगा। तो दूसरा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ पर कि दूसरा वाला कौन है भाई। तो दूसरा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। अंग्रेजी में तो यही है ना। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? तो हिंदी में इसके जो नाम है ना, ये नाम थोड़े से अलग है। जैसे कि हिंदी में आप इसको अजैव निम्नीकरणीय बोल सकते हो, ठीक है, या जैव अनअपघटनीय अपशिष्ट बोल सकते हो, ठीक है। या फिर लिख दो जैव अनअपघटनीय, लिखो जैव
अनअपघटनी, जैव अनअपघटनी या अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। मैडम ये क्या नाम है, कोई 1 किलोमीटर में तो भाई नाम ही फैले हुए हैं, तो अब फैले हुए तो क्या कर सकते हैं बताओ। है ऐसा ही यूनिट है, ये कचरा है, और कचरे के नाम तो फैले ही होंगे ना फिर, ठीक है। तो लिख दो भाई साहब, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय या फिर जैव अनअपघटनी, है ना, जैव अनअपघटनी अपशिष्ट, ठीक है। लिख दो, जल्दी से लिख दो भाई, हाँ लिखिए। आगे बढ़े, अब बात करते हैं कि भाई इसमें कौन आता है और उसमें कौन आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है ऐसे अपशिष्ट जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों की सहायता से हो सकता है, सूक्ष्म जीवों के सहायता से हो सकता है, सहायता से हो सकता है, हो सकता है। लिख दो, लिख दो, ऐसे अपशिष्ट जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों की सहायता से हो सकता है उसे हम जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है। चलो, तो अब भाई ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसे कौन से अपशिष्ट होते हैं जिनका आसानी से अपघटन सूक्ष्म जीव कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया और कवक इसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए आपके, ठीक है। लिख दो यहाँ पर पेड़ पत्तियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लिख दीजिएगा भाई कि इसके एग्जाम्पल कौन है। तो एग्जाम्पल में आपको लग तो रहा होगा कि मैम क्या ही लिखा रही है, लेकिन भाई यही लिखना पड़ेगा, लिखिएगा फलों एवं सब्जियों के छिलके, ठीक है। पहले नंबर पर तो ये लिख दीजिएगा, लिखिएगा फलों एवं सब्जियों के छिलके, ठीक है। दूसरा लिखो मलमूत्र, ठीक है। सेकंड नंबर पर लिख दीजिएगा मल है, मूत्र है। अच्छा, पेड़ और जो जंतु होते हैं इनके जो शरीर के भाग होते हैं ये भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिख दीजिएगा कि पेड़ एवं जंतु, ठीक है। ये मर जाए तो भाई इनका भी आसानी से अपघटन हो जाता है, ठीक है। लिख दो पेड़ है, जंतु है, इन सब का आसानी से अपघटन हो सकता है। और कौन आता है, तो जैसे तुम अखबार कह सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर है, अगर आपने कहीं पर पटक दिया मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अखबार का भी अपघटन आसानी से हो जाता है क्योंकि वो कागज़ से बनता है, समझ में आ रहा है। और कागज़ किससे प्राप्त होता है, तो पेड़ से प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर के आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लिख दीजिएगा कि ऐसे अपशिष्ट जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों की सहायता से हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फल और सब्जियों के छिलके, मल मूत्र, पेड़, जंतु, अखबार इत्यादि सभी इसमें आते हैं, ठीक है। लिख दो अखबार इत्यादि सभी जने इसमें आते हैं। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं कि भाई इसमें कौन आता है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर तो जैसे कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक है, रबड़, धातुओं के टुकड़े हैं, लेकिन पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो लिखिएगा ऐसे अपशिष्ट जिनका अपघटन आसानी से नहीं किया जा सकता। लिखिए ऐसे अपशिष्ट जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों की सहायता से नहीं किया जा सकता, की सहायता से नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको क्या बोलते हो, तो उनको आप जैव अजैव निम्नीकरणीय या फिर जैव अनअपघटनी बोलते हो, ठीक है। अब इसमें कौन आएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया ना,
जबार चौधरी, क्या नाम है, जबार चौधरी, है ना बेटा। रुई उधर आएगी। रुई किससे प्राप्त होती है? कपास से प्राप्त होती है ना मेरे बच्चे। आपको पता तो है कि गांव के अंदर जो कपास की फसल होती है उस पे जो सुंदर सुंदर से फूल आते हैं जिसमें से रुई बनती है, मालूम है, उसको भिड़िया कहते हैं। ये एक बार राजस्थान की परीक्षा में राजस्थान के लिहाज से पूछा गया प्रश्न था, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था। ठीक है, चलो, तो भिड़िया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? भिनियान। भिनिया नामक एक फ्लावर होता है जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? रुई प्राप्त होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब मैम इसके एग्जाम्पल तो लिखो। ऐसे क्या कर रही हो आप? ठीक है, एग्जाम्पल तो लिखोगी या नहीं लिखोगी? तो अब भी लिखती हूँ। देखो, इनको पहले अलग अलग किया मैंने, अब इसके एग्जाम्पल कहाँ लिखो? तो देखो, मैं एग्जाम्पल इसके साइड में लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास में जगह यहीं पर है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा इसके एग्जाम्पल है कांच की बोतलें। लिख लो, कांच की बोतल, है ना। शीशी भरी गुलाब की, गाना याद है? देखो, एक बहुत पुराना गाना है, सुना है क्या कभी? शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। तो तोड़ ले देवी, पत्थर से तोड़ भी लेंगी ना तो भी जो जीवाणु है, ये जीवाणु इसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कांच से बनी हुई है और जो कांच होता है, ये कांच जीवाणुओं की सहायता से अपघटित नहीं हो सकता। तो जीवाणु उसको भी बोल देगा ना 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 ना, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, तो लिख दीजिएगा कि कांच की बोतल का अपघटन नहीं हो सकता। इसके अलावा लिखो, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है। ठीक है, रबड़ है, प्लास्टिक। तो एक गाना और सुना होगा, तेरा स्माइल बहुत हार्ड बाकी सबकी प्लास्टिक है। मतलब ये एक रैप सॉन्ग है, उसमें एक वो जो रैपर होता है वो कहता है तेरा स्माइल बहुत हार्ड बाकी सबकी प्लास्टिक है। ठीक है, तो भाई प्लास्टिक 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 की बात कर रही हूँ। रबड़ और प्लास्टिक को भी जीवाणु ना 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 कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो लिख दीजिएगा कि रबड़ और प्लास्टिक का भी आसानी से अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, कि मैम एक बात तो बताओ। ठीक है, और कौन आता है? तो लिखेगा धातुओं के टुकड़े। ठीक है, धातुओं के टुकड़े, जैसे लोहे का टुकड़ा हो गया और भी बहुत से टुकड़े, कॉपर का टुकड़ा हो गया। तो धातुओं के टुकड़े ये सब आसानी से अपघटित नहीं हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं भाई साहब, कि जो पॉलीथीन होता है, ये पॉलीथीन एक टाइप का प्लास्टिक ही होता है, मालूम है ना आपको। तो पॉलीथीन भी किधर आता है? इधर ही आता है। ठीक है, लिख दो जल्दी से कि भाई जो पॉलीथीन है ना, ये पॉलीथीन जो होगा, ये पॉलीथीन भी आसानी से अपघटित नहीं हो सकता। ठीक है, लिख देना मेरे बच्चे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। चलो, अब ये तो आपने किसके आधार पर लिखा है? निम्नीकरण के आधार पर अपशिष्ट के प्रकार लिखे हैं। अब क्या करेंगे हम? अब हम फिर से लिखेंगे अपशिष्ट के प्रकार। ठीक है, लेकिन अब किसके आधार पर लिखेंगे? तो अब कौन सा जीव से प्राप्त हुआ है और कौन सा जीव से प्राप्त नहीं हुआ है, उसके आधार पर लिखेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं वही बातें लिखने वाली हूँ, दोबारा आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर से लिखेगा अपशिष्ट के प्रकार। क्योंकि किताब भी लिख रही है तो हम क्या कर सकते हैं, लिखिए अपशिष्ट के प्रकार। दोबारा लिख रही हूँ मैं अपशिष्ट के प्रकार, लेकिन अब किसके आधार पर, कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये, मतलब कोई जीव से प्राप्त हुए हैं या किसी अजैविक पदार्थ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि अपशिष्ट के प्रकार अगेन आपको दो बनाने हैं। पहला बनाना है जैविक और दूसरा बनाना है अजैविक। ठीक है, तो पहला बना लो जैविक अपशिष्ट और दूसरा बना लो अजैविक अपशिष्ट या अजैव अपशिष्ट, जो तुम्हारा मन करे लिख दो, अजैविक अपशिष्ट। देखो, जैविक अपशिष्ट और अजैविक अपशिष्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सुनील कुमार, तुम क्या जानना चाहते हो मुझे ये बताओ। हैं मैम, बता दो प्लीज, क्या बताऊं ये तो बताओ। सुनील, पूछना क्या चाहते हो तुम? चाहते क्या हो सुनील? पूछो, कहाँ पर हो तुम? एक तो पता नहीं क्या बच्चों का चलता रहता है अलग ही गीत। मैडम आप बता दो। अरे क्या बताऊं भाई, कुछ पूछोगे तभी तो बताऊंगी ना। मालूम नहीं भाई, इतने बच्चे कमेंट करे हैं कि नाम ही नहीं दिखता मेरे को। कितने टॉपिक बचे?
ये कौन था भाई? महान इंसान। कि मैडम कितने टॉपिक बचे हैं? तो भाई टॉपिक कौन कौन से बचे हैं? ये अपशिष्ट प्रबंधन के बाद में प्रकाश बचा है, ठीक है। ये दो चीजें तो तुम्हारे सिलेबस में लिखी हुई है, ठीक है। ये दो चीजें तो कहाँ लिखी हुई है? तुम्हारे सिलेबस में लिखी हुई है। इसके अलावा फ्री में दे रही हूँ तो मैं कोशिका और उत्तक का चैप्टर, वो भी कर लेना। लेकिन पहले मैं अपशिष्ट और प्रकाश करा रही हूँ, क्योंकि भाई आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, वो कर क्या रहे हो आप? पेपर है आप लोगों का, तो बहुत से डिमांड कर रहे हैं बार बार कि मैडम है ना, पहले हमें प्रकाश करवाओ, प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश दे देंगे ना, प्रकाश करवा देंगे। चलो लिख दो आगे। लिख दिया तुमने जैविक अपशिष्ट? लिखो ये जीवों से प्राप्त होता है। मैं बातचीत करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, सीधा सीधा लिख दो। लिखो ये जीवों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होगा मेरे बच्चे? ये जीवों से प्राप्त होता है, लिख दो। जबकि आपसे पूछे कि अजैविक अपशिष्ट कहाँ से प्राप्त होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा ये जीवों से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। चलो लिख दीजिएगा ये जीवों से प्राप्त नहीं होगा। तो ये किससे प्राप्त होगा? तो ये जीवों से प्राप्त नहीं होता, ठीक है, लिख दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम जीवों से जो प्राप्त होता है, ये जीवों से प्राप्त क्या क्या होता है? तो लिख दीजिएगा कि जीवों से कौन कौन प्राप्त होगा। तो जीवों से एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि जीव से जो चीज़ें प्राप्त होती है उसमें कौन कौन आती है। तो जीव से प्राप्त होने वाली चीज़ों में लिखिएगा फल सब्जियों के छिलके, और लिखो, लिखिए मलमूत्र। थर्ड नंबर पर लिखो, लिखो पेड़ों की पत्तियां, टहनियां, तने, ठीक है। आगे बढ़ो, चौथे नंबर पर लिखो, लिखिए जंतु से हड्डियां, सींग, खुर। जंतु से क्या प्राप्त हो सकता है? तो जंतु से आपको हड्डियां प्राप्त हो सकती है, सींग है, खुर है, मांस है, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, लिख दो हड्डियां, सींग, खुर, मांस इत्यादि, ठीक है, लिख दो। जैसे मान लो जंतु की कोई खाल वाल भी है, खाल भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, खाल इत्यादि। ये सारी चीज़ें तुम्हारी किस में आती है? इसमें। अच्छा, और क्या लिख सकते हो? तो और वही आपके अखबार हो गया, रुई हो गया इत्यादि। कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़े की बात कर रही हूँ मैं, हर एक कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। हर एक कपड़ा तो आपको पता है, बहुत सारे कपड़े तो अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स के होते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स थोड़ी आसानी से अपशिष्ट मतलब जैविक भागों में आता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा अजैविक अपशिष्ट में कौन आता है? तो अजैविक अपशिष्ट में लिखिएगा ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बड़ी काम की चीज़ होती है ना, काम की चीज़ है, मतलब पहले तो हमारे काम की होती है, लेकिन बाद में जब ये खराब हो जाते हैं तो हमारे लिए कचरा हो जाता है, और इनका निस्तारण करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके बैटरी हो गए, ये आपके क्या कहते हैं कंप्यूटर के डब्बे हो गए, ठीक है, टीवी के पैनल वैनल हो गए, ये तार वगैरह हो गई, पिने हो गई, चार्जर हो गए, अडेप्टर हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। मान लीजिए आप घर के अंदर कोई पुराना फ्रिज था, ये फ्रिज अब खोखा हो गया, खराब हो गया, ठीक है, तो ये फ्रिज हो गया, तो मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ई अपशिष्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होता है, ठीक है, लिख दो। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब लिखेगा रासायनिक अपशिष्ट, कांच की बोतलें, धातुओं के टुकड़े, ठीक है, और लिख दो, अलग से लिखवा दूंगी इसको। लिखो रासायनिक अपशिष्ट,
लिखो धातुओं के टुकड़े, कांच की बोतलें, ठीक है। अच्छा और बता देती हूँ, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक का ही प्रकार है पॉलीथीन, आपको पता होना चाहिए। पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, और क्या लिखूं मैं? लिखो, और भी लिख सकते हैं, और लिख देंगे जैसे कि टीन और एल्यूमिनियम के डिब्बे, ठीक है। ये आपकी किताब लिख रही है तो हमें भी लिख लेना चाहिए, टीन एल्यूमिनियम के डब्बे। इत्यादि, ठीक है, लिख दो। ये सब कौन है? तो ये सब आपके अजैविक अपशिष्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन भी आप इधर ही लिखोगे, केसरी सोलंकी। मैडम एक बात तो बताओ कि इंजेक्शन कहाँ आते हैं? तो भाई बायो वेस्ट जो होते हैं, जैव अपशिष्ट जो होते हैं, ये भी दो कैटेगरी के होते हैं। अगर मान लो कोई शरीर का भाग है, जैसे खून है, अब मान लीजिए कोई स्किन है, मांस का टुकड़ा है, तो ये सब किधर चला जाएगा? जैविक में चला जाएगा। जबकि इंजेक्शन है और जैसे कोई यंत्र है, ये सब किधर चले जाएंगे? उधर, ठीक है। तो इंजेक्शन लिख सकते हो तुम, केसरी सोलंकी। इतना तो हम आइडिया लगा लेंगे, क्या कचरा ही तो है, कचरे के बारे में भी क्या हमको जानकारी नहीं है? ये तो क्या है, एग्जामिनर हमको पागल बना देता है ना। ऐसे अपशिष्ट प्रबंधन लिख के, अब बच्चा सोचता अपशिष्ट प्रबंधन क्या चीज? अरे कुछ नहीं है, कचरे, कचरा कचरा। कचरे को कैसे समाप्त किया जाए, है ना, कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसा किया जाए, वही चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं आता, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो हर कोई कर लेता है। फ्री के नंबर होते हैं ये हर एक एग्जाम में, अपन, मेरा तो यही मानना है, ठीक है। आ जाओ, अब एक बार थोड़ा सा हेडिंग डाल के तुम ई अपशिष्ट पर भी लिख दो, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो जिनको सच में नहीं पता हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में कौन कौन आता है, ठीक है। तो अपन गुंजाइश काय को रखे, ठीक है, अपन तो सबको लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर एक बार नोट डाल के, और नोट डाल के लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त कचरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त कचरा, ठीक है, लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त कचरा आपके ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आता कौन कौन है मेरे बच्चे? तो लिख दीजिएगा कि ई वेस्ट के अंदर कौन कौन आएगा। तो इसके अंदर एक बार एग्जाम्पल लिख लो, वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी लिख लो। लिखो मोबाइल, आंखें खोल के देख लो, मैं मोबाइल की ही बात कर रही हूँ। उसका चार्जर, जिसको तुम अडेप्टर बोल देते हो, क्या बोलते हो? अडेप्टर बोलते हो ना, ये इसका अडेप्टर है, अडेप्टर है, ठीक है। लिख दो, अडेप्टर हो गया, चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, बैटरी हो गया, कंप्यूटर का कैबिनेट हो गया, ठीक है, बैटरी हो गया, कंप्यूटर के कैबिनेट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, अच्छा फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पे आती है, ठीक है। चलो तो चलिए भाई, राजबाला, ठीक है, खुश रहिए बेटा, आशीर्वाद है, ठीक है। चलो चले आगे, आगे बढ़ो, यहाँ तक नोट करो पहले जल्दी जल्दी से, फिर चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट। एक बच्चा जो कब से दुखी हो रहा है, क्या कह रहा है भाई? हाँ, केबल भी इधर ही आती है, जबार चौधरी, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, केबल भी इधर ही आएगी। लिख दो केबल, अरे तुम्हें जो याद आ रहा है सब डाल दो, ठीक है, लिख दो यहाँ पर केबल, ठीक। एक बच्चा भी है जिसने कहा है मैम आज मेरे भाई का बर्थडे है, उसका नाम विवेक है। अच्छा,
तो हैप्पी बर्थडे विवेक। मैं नैना अवस्थी आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ठीक है, तो नैना अवस्थी और मेरे प्यारे भोले भाले बच्चों की तरफ से विवेक को जन्म दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज करिए। ठीक है, जिंदगी में मजे करिए, पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं, मजे ही करोगे लाइफ में। लिख दो। एक बच्चा कह रहा है मैडम बेकेलाइट किस में आएगा, तो मेरे भाई बेकेलाइट किस में आता है, प्लास्टिक में आता है। समझ में आ रहा है बेकेलाइट क्या होता है, तो एक प्लास्टिक का टाइप होता है। अब तो बेकेलाइट क्या है ऐसे तो तुम पूछ लोगे, पीवीसी किस में आता है, तो वो भी प्लास्टिक में ही आता है। तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये सब कहाँ आएगी आपके भाई, अजैव वाले में आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। बेटा केसरी सोलंकी, इधर देखो, है ना, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अपशिष्ट। रासायनिक अपशिष्ट, तो सीधी सी बात है भाई, रासायनिक अपशिष्ट जो होता है ये रासायनिक अपशिष्ट आपके अजैविक अपशिष्ट में आता है। ठीक है, चलो कौन कह रहा है, हैप्पी सिंह श्री गंगानगर। मैडम आज आप कोर्स कंप्लीट कर दोगे और हमसे दूर हो जाओगे। अरे मैं आपसे कहाँ दूर जा रही हूँ हैप्पी, अभी आज कहाँ से हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, बताना तो थोड़ा सा। प्रकाश का चैप्टर पढ़ा है ना पूरा, प्रकाश के चैप्टर में क्या बोला था, 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये खत्म होने दो, फिर उसके बाद में प्रकाश चैप्टर शुरू करेंगे। वो अंतिम चैप्टर है आपका, उसके बाद में आपकी मर्जी आए तो कोशिका का चैप्टर देख लेना, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करा दूंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं कोशिका कराऊंगी, उत्तक कराऊंगी और विटामिन की कमी से होने वाले रोग कराऊंगी। तो 1-2 क्लासें लूंगी और समाप्त करा दूंगी। चलो चलते हैं आगे। लिख दिया क्या, आगे बढ़ो। अब चलते हैं और बात करते हैं अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों पर, और अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों पर लिखना हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां। और अपशिष्ट प्रबंधन की जो विधियां हैं, इन अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों में आपको सबसे पहली विधि लिखनी है लैंडफिल विधि, यानी भूमि भराव विधि। ठीक है, तो लिख दीजिएगा 1 नंबर पर, और 1 नंबर पर लिखो लैंडफिल। या भूमि भराव विधि भी कह सकते हो। लिख दीजिएगा लैंडफिल विधि यानी कि भूमि भराव विधि। ठीक है, चलो अब हमसे बोले कि भाई भूमि भराव विधि का मतलब क्या है, तो जब शहरों से बाहर किसी खुले स्थान पर कचरे को हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसको हम लैंडफिल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं कि जमीन में हम गड्ढा खोदते हैं और उस कचरे को गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। यही विधि आपके लैंडफिल विधि या भूमि भराव विधि के नाम से जानी जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। पहला तो क्या है कि शहर से बाहर कोई निर्जन एरिया देखो, जैसे मैं अभी यहाँ जोधपुर में रहती हूँ ना, तो जोधपुर से बाहर की तरफ एक निर्जन एरिया है जहां पर ले जाके सारे कचरे को पटका हुआ है। ठीक है, उसके बगल से चले जाओगे ना तो तुम्हें ऐसे चक्कर आ जाएंगे, इतनी बदबू आती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि लैंडफिल जो होता है ना, भूमि पर जो कचरा इकट्ठा होता है उससे मीथेन निकलती है, बहुत खतरनाक वाली गैस है ये मीथेन। ठीक है, चक्कर से आ जाते हैं, मेरे तो हालत खराब हो जाती है। तो ध्यान रख लीजिएगा भाई कि जो लैंडफिल विधि है इसका मतलब है शहर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर जो कचरा है इस कचरे को खुले में पटक दो, और पटक दोगे तो इसे लैंडफिल विधि कहते हो। या फिर जमीन में गड्ढा खोदो और इसके अंदर डालो कचरे को और ऊपर मिट्टी डाल दो। ठीक है, मिट्टी डाल दोगे तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है भूमि का भराव हो जाएगा, इसी को तुम लैंडफिल विधि कहते हो। ठीक है, लिख दो।
एक बच्चे ने मेरे को टॉफियाँ बना के भेजी है और बोला है कि मैडम आज मैं आपको मेरे बर्थडे की टॉफी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा तुम यहाँ पे कुछ भी भेज दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मज़ा तो तब आएगा जब तुम सेलेक्ट होकर के आओ, और मेरे लिए मिठाई का डब्बा मत लाना क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ मीठा, मुझसे पूछ लेना कि मैं क्या खाती हूँ, वही चीज़ ले आना, ठीक है। तो मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। टॉफ़ी में तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, खाती ही नहीं हूँ मैं बेटा टॉफ़ी, ठीक है। टॉफ़ी खाती ही नहीं हूँ मैं। लिख दीजिए, लिखिए, लिखिए। शहर से बाहर, शहर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर, स्थान पर कचरे को खुले में छोड़ना, छोड़ देना, या जमीन में गड्ढा खोदकर कचरे को मिट्टी से दबा देना, ठीक है। ये लैंडफिल यानी कि भूमि भराव विधि के नाम से जाना जाता है। लिख दीजिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी से लिख दो कि इसको तुम क्या कहते हो। इसको कहते हो जमीन में गड्ढा खोदकर कचरे को मिट्टी में दबा देना, ठीक है। लिख दो, आगे बढ़ो। एक बच्चा कह रहा है मैडम चाहे कुछ भी हो जाए मैं झंडे गाड़ के ही आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल गाड़ दो भाई, मैं तो खुद ही यही कह रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा साम्राज्य बने, तुम साम्राज्य बनवा कर रहे हो। मैं तो रोज कहती हूँ, हर एक व्यक्ति से कहती हूँ कि मेरा साम्राज्य बनवाओ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। चलो लिखो यहाँ पे नेक्स्ट। अब चलते हैं कंपोस्टिंग विधि पर, ठीक है। तो लिखिएगा कंपोस्टिंग विधि। देखो कंपोस्ट विधि का मतलब क्या है, तो जो जैविक कचरा होता है ना, यानी जो जीवों से प्राप्त होता है, यानी पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होता है, इनको अगर तुम खाद में बदल दो तो इस विधि को कंपोस्ट विधि कहते हैं। तो लिख दीजिएगा भाई कि कंपोस्ट विधि का मतलब क्या है। तो लिख लीजिएगा कि जैविक अपशिष्टों से खाद का निर्माण करवाना, ठीक है। इसको तुम कंपोस्ट विधि कहते हो, ठीक है। जैसे कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, पेड़ पौधों के जो भाग होते हैं, है ना, सब्जियों के छिलके होते हैं, इनसे खाद बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। चलो इसके अलावा एक और कंपोस्ट होता है जिसको आप वर्मी कंपोस्ट कहते हो, जो केचुए की सहायता से बनता है, मालूम होगा ये भी आपको, ठीक है। तो केचुए की सहायता से जो खाद बनती है उसको आप क्या कहते हो, तो उसको आप वर्मी कंपोस्ट कहते हो, ठीक है। तो लिखिएगा भाई कि कंपोस्ट के अंदर आपको लिखना क्या है। तो लिख दीजिएगा कि कंपोस्ट के अंदर एक आध एग्जाम्पल लिख देना, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो लिखिएगा केचुए की सहायता से, केचुए की सहायता से जैविक अपशिष्टों की खाद बनाना, खाद बनाना। मतलब जब
केचुए की सहायता से जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, इन जैविक अपशिष्टों की खाद बनती है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो लिख दीजिएगा कि यही आपका वर्मी कंपोस्टिंग होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। हाँ, गोबर की भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, गोबर की बना सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की बना सकते हो तुम। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों की बना सकते हो, अभी बताया, पत्तियों की बना सकते हो। अच्छा, सब्जियों के छिलकों के बना सकते हो, बन सकती है। ठीक है, घरेलू अपशिष्ट समझते हो, है ना, घरेलू अपशिष्ट में आते हैं ना ये सब्जियां वब्जियां, इनकी भी बन सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पर लिखना शुरू करते हैं। अब बात करेंगे भस्मीकरण। और भस्मीकरण क्या होता है? तो भाई भस्मीकरण एक बहुत गजब की विधि होती है। ये हर कहीं पर उपयोग में नहीं आती, ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट को समाप्त करवाने के लिए काम आती है। तो नेक्स्ट विधि लिखेगा भस्मीकरण। ठीक है, क्या लिखोगे? भस्मीकरण। लेकिन भस्मीकरण पर जाने से पहले एक मेरी तरफ से और इन्फॉर्मेशन तुम नोट कर लो, क्योंकि केचुए का नाम आ गया तो तुम्हें कभी पूछ ले कि केचुआ क्या है। और वैसे भी एक बच्चा बार बार लिख ही रहा है, तो मैंने भी देख लिया, उसका कमेंट लिख दीजिएगा। ये फार्मर्स फ्रेंड है, यानी कि किसान का मित्र होता है। ठीक है, लिख दो, ये किसान का क्या कहलाता है? मित्र। इसके अलावा ध्यान रखना कि केचुए का जो पालन होता है ना मेरे बच्चे, केचुए का जो पालन होता है, इस पालन को आप वर्मी कल्चर कहते हो। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो व्यावसायिक दृष्टि से केचुए पाले जाते हैं, ठीक है, जिसको तुम वर्मी कल्चर कहते हो, वर्मी कल्चर, ये भी लिख देना। मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बच्चा कह रहा है मैम किस कारण से? तो केचुआ क्या करता है? तो केचुआ जब मिट्टी में होता है तो मिट्टी को पोली बना देता है, जिससे जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है और फसलें अच्छी होती है। इस कारण से इसे किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, तो लिख दो कि केचुए का जो पालन है ये वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विधि चलिएगा और नेक्स्ट विधि पर लिखते हैं अब सेकंड विधि। तो एक बार मैडम इसके नीचे ये बनाओ तो सही, ये वाली लाइन आपने नहीं बनाई। ठीक है, तो ये बना देती हूँ मैं ये लाइन। ठीक है, चलो थर्ड नंबर पर लिखेगा सी नंबर पर, और सी नंबर पर लिखेगा भस्मीकरण। और इसके ऊपर है ना, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आपके राजस्थान की परीक्षा में आया हुआ है। तो सी नंबर पर लिखेगा। सी पर कौन आता है? तो सी पर आता है आपके भस्मीकरण। लिखेगा भस्मीकरण विधि। ठीक है, ये कहाँ काम आती है? तो ये वहां पर काम आती है, जैसे कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से जिसमें ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बोतलें आती है ना, वो प्लास्टिक वाली। अब ये प्लास्टिक की बोतलें पड़ी है, हॉस्पिटल में जो नलियाँ काम आती है वो पड़ी है, इंजेक्शन पड़े हैं, तो अब इनका क्या करें? तो अब इनको ऐसा तो नहीं है कि जमीन पे इधर उधर कहीं पटक दोगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, रोगों के फैलने का खतरा रहेगा। लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा भाई कि इसी कारण से हम क्या करते हैं कि जितना भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट होता है उसको इकट्ठा करो और उसको शट जला दो। ठीक है, तो क्या कर देते हैं हम? इसको जला देते हैं, भस्मीकरण कर देते हैं, तो भस्म कर देते हैं। ठीक है, अर्थात आग के हवाले कर देते हैं। समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि निम्न में से भस्मीकरण विधि किन अपशिष्टों के लिए काम में आती है? तो भस्मीकरण विधि आपके जैव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन की सबसे अच्छी विधि होती है। ठीक है, तो एक बार मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, पानी पीने के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे, भस्मीकरण में क्या करते हैं? तो भस्मीकरण में कचरे को जला देता है। ठीक है, जला देते हैं। लिख दो कि भस्मीकरण विधि में क्या करेंगे? तो लिखेगा कि इसमें कचरे को जला देते हैं। लिख दो कि इसमें कचरे को जला देते हैं। और ये लिखेगा कि ये विधि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की
सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो लिख देना कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट। ठीक है, मतलब बायो वेस्ट। कौन सा वेस्ट भाई? बायो वेस्ट। देखो ये वाला जो शब्द है ना, इसके ऊपर मैं क्या डाल रही हूँ, ऐसे ऐसे इस तरीके से कॉलम बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑलरेडी पेपर के अंदर आया हुआ है, तो इस पर स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये वाला सवाल आपके ऑलरेडी परीक्षा में आया हुआ है। और जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था ना ये वाला चैप्टर, तब मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, और वही क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया था। ठीक है, लिख दो। समस्या तो है सुनील कुमार, लेकिन कोई तरीका भी तो नहीं है ना। सुनील कुमार सैनी, समस्या तो है, सही बात कह रहे हो तुम कि मैडम अगर इसको जलाएंगे तो कुछ गैसें भी बनेगी, धुआं वुआं भी निकलेगा तो सही, लेकिन अब कर क्या सकते हो तुम इसका, ये बताओ। तो इसके प्रबंधन की सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा, यही करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब हॉस्पिटल से जो सामान निकला उसको तुम खड्डा खोदो और उसके अंदर डाल दो और उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर भी तो आपके क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह रहते हैं। मिट्टी के अंदर भी तो कुछ जीव रहते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी का कटाव भी होता रहता है, तो नदियों में और झीलों में ये जो कचरा है ये बारिश के पानी के साथ में बह बह के जा सकता है। तो इसी कारण से इसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी? भस्मीकरण विधि। तो भाई देखो समस्या तो है, लेकिन फिर भी भस्मीकरण विधि इसका सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, तो अब लिख दीजिएगा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट या फिर बायो वेस्ट क्या होता है, एक बार लिख दो। बायो वेस्ट। लिखिए हॉस्पिटल से निकला कचरा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, हॉस्पिटल से निकले खतरनाक कचरे। एग्जाम्पल लिख देना, जैसे ग्लूकोज की बोतलें, नलियां, इंजेक्शंस इत्यादि। ठीक है, लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपके भस्मीकरण विधि भी क्या हुई भाई? खत्म हुई। तो भस्मीकरण विधि हो जाती है आपकी यहाँ पर समाप्त। आगे चलते हैं और अब सबसे बेहतरीन विधि पर चलते हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से सबसे अच्छी विधि होती है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 3R विधि। ठीक है, 3R विधि। ठीक है, डी नंबर पर लिखिएगा 3R विधि। देखो 3R का मतलब क्या है? तो 3R का जो मतलब है, ये 3R का मतलब हो जाएगा R R R। पहले R का मतलब है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब है रिसाइकल, और तीसरे R का मतलब है रीयूज। ठीक है, लिख दो। तो पहले का मतलब है रिड्यूस, दूसरे का मतलब है रिसाइकल, और तीसरे का मतलब है रीयूज। ठीक है, अच्छा हिंदी में भी करूं क्या इसको? हिंदी में भी लिखूं? तो हिंदी में भी लिख देती हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख देती हूँ कि हिंदी में क्या होगा। तो हिंदी के अंदर लिख दीजिएगा कम करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। ठीक है, लिख दीजिएगा।
कम करना, पुनः पुनश्चक्र, पुनः चक्र करना या पुनश्चक्र, और पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। मतलब ये कैसी विधि है? तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें जो कचरा होता है, इस कचरे को सबसे पहले हम घर के अंदर से छांट लेते हैं कि भाई ये कचरा हमारे शरीर, हमारे घर के लिहाज का नहीं है। तो हमने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में दे दिया, तो रद्दी वाला इसको ले जाता है। ले जाने के बाद में क्या करता है, रिसाइकलिंग जो यूनिट्स होती है, जहाँ पर कचरे को रिसाइकल किया जाता है, वहाँ पर ले जा करके इस कचरे को गिरा दिया जाता है। तो वहाँ पर इस कचरे का रिसाइकल होगा। मतलब जैसे कि कोई प्लास्टिक का डब्बा था, ये प्लास्टिक का डब्बा तुमने कचरे में दिया, या कोई पॉलीथीन की पन्नियां थी तुमने कचरे में दिया, अब रद्दी वाले ने उठा करके रिसाइकलिंग यूनिट में ले गया। अब रिसाइकलिंग यूनिट में इसको पिघला करके वापस इससे कच्चा प्लास्टिक बना लेंगे, मतलब पिघला हुआ प्लास्टिक बना लेंगे, और पिघले हुए प्लास्टिक से फिर आपके यहाँ पर अच्छे सांचे वाले प्लास्टिक फिर से निर्मित हो जाएंगे। तो मतलब कुल मिला करके आपने अब कुछ नया नहीं बनाया प्रकृति के अंदर, मतलब कुछ नया निर्माण नहीं किया। मतलब पहले से जो कचरा, पहले से जो आपके नहीं काम का सामान था, उसी को आपने रिसाइकल किया और वापस आपको उसी को आपने वापस उपयोग में ले लिया। तो इससे बस ये फायदा हो जाता है कि आपको कुछ नया प्लास्टिक नहीं बनाना पड़ता है। और कई, अगर मान लो जैसे नया प्लास्टिक बनाओगे, नए तरीके से बनाओगे, शुरुआत से बनाओगे, तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज बनती है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के कारण फिर पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। तो ध्यान रखना कि ये पर्यावरण के लिहाज से सबसे अच्छी विधि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि जीरो होता है, क्योंकि जीरो तो नहीं हो सकता भाई। रिड्यूस के बाद में, मतलब जब आपने इसको कम किया, फिर आपने इसको रिसाइकल किया, तो रिसाइकल में भी मशीन्स तो चलते ही, अब मशीन्स चलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैस तो निकलेगी ना, सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों का जो निर्माण है ये कम होता है, उत्सर्जन कम होता है, इसी लिहाज से ये पर्यावरण के लिहाज से सबसे अच्छी विधि होती है। तो लिख दीजिएगा कि ये पर्यावरण की अपशिष्ट प्रबंधन की सबसे बढ़िया विधि है, सर्वोत्तम विधि है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम RRR, ये तो एक फिल्म का नाम है जो कि साउथ की है, और एक बच्चे ने कहा कि मैम ये SS राजमौली की मूवी का नाम है। ठीक है, तो ये मूवी का नाम नहीं है, ये परीक्षा में बार बार आपसे पूछा हुआ है, 3R आपको बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, रवि मैडम जी, मेरा ग्रुप D में बेड़ा पार करवा देना। तो भाई हो जाएगा, तो मेहनत करो रवि। और एक बच्चा, ये यहाँ पर देखो, 5 क्वेश्चंस के लिए क्या इतना पढ़ना पड़ रहा है? तो भाई 5 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 0.5 भी बहुत होते हैं। जिस दिन तुम कंपटीशन में बैठोगे ना, पेपर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी हवैया उड़ जाएगी। ये जो बातें कर रहे हो ना तुम कि 5 क्वेश्चन के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है, 5 क्वेश्चन के लिए वो पढ़ना पड़ रहा है, एक एक पॉइंट से बच्चा पीछे रह जाता है। और एक एक पॉइंट से जब बच्चा पीछे रह जाता है, बेरोजगार हो जाता है, तो बेरोजगारी और गरीबी का जो दर्द होता है ना, ये दर्द बहुत बड़ा होता है। ध्यान रखना, कोई वैल्यू नहीं करेगा अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो। ठीक है, सोचो अगर हम इतने ही ज्यादा पैसे वाले होते, अगर हम इतने ही ज्यादा सक्षम होते, तो हम क्यों तैयारी कर रहे होते? अभी अगर हम अंबानी के बच्चे होते तो क्या अभी पढ़ रहे होते? क्या नहीं पढ़ रहे होते ना। तो सिंपल सी बात है, हम सब कौन है? तो हम सब भाई मिडिल क्लास बच्चे हैं, है ना। मतलब हम मध्यम वर्गीय परिवारों से है, और हम सब चाहते हैं कि हमको क्या मिले? जॉब मिले। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो कुछ भी उठा करके। और एग्जामिनर ने 5 के 6 सवाल दे दिया, फिर क्या करोगे? हैं, एग्जामिनर आपको पता है ना, एग्जामिनर को जानते हो ना तुम, है ना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, कुछ भी आ जाएगा, फिर क्या करोगे? और ये जो साइंस में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेपर में आती है और कहीं नहीं आती? एक स्टेनोग्राफर का पेपर आता है राजस्थान में, ध्यान रखना, भर भर के साइंस पूछता है वो, भर भर के, ध्यान रखना। और साइंस हर जगह काम आती है। तुम यहाँ से ढेर सारे एग्जाम्स दे सकते हो, राजस्थान के तो पेपर दोगे ही दोगे, इसके अलावा तुम कहीं पे भी चला जाना। ठीक है, जो आपका बायो मैंने पढ़ाया है, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा सा सिलेबस से मैच करना, जहां जहां पर वो आए उनको पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तोते उड़ जाएंगे, सच कह रही हूं मैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैडम तोते उड़ जाएंगे, क्या उड़ सकते हैं? चलो, फालतू की बातें करनी है, मत पढ़ो। और क्या, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, मेरे दूसरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। खोपड़ी खराब कर रखी है, रोज रोज यही ज्ञान लोगे मतलब। ठीक है,
रोज रोज यही ज्ञान है आपका। चलो, तो आज जो आपकी क्लास है भाई, ये क्लास हो रही है अभी समाप्त। तो अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है फिर, इसीलिए भाई आपकी क्लास समाप्त कर रहे हैं। तो अभी शाम को 6 बजे मिलेंगे। ये चैप्टर तो 15-20 मिनट में समाप्त हो जाएगा, फिर प्रकाश का चैप्टर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं शाम को। चलो टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।